Hello everyone, I hope that you're all doing well. This is me Sayyid Shuriatullah. Welcome to इकरा IAS Current Affairs चैनल को सब्सक्राइब करिए और हिट द बेल आइकॉन सो दैट जब भी मैं वीडियो अपलोड करूंगा आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। आज का टॉपिक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसलिए कि इसके बारे में आजकल न्यूज़ में बहुत दिखाया जा रहा है कि इंडिया विल मूव टूवर्ड्स व्हाट इकोनॉमिक श्रीलंका के जैसा हो जाएंगे, इकोनॉमिक क्राइसिस पे हम चले जाएंगे। तो ये न्यूज़पेपर्स में रहो या टीवी चैनल्स में रहो, इस तरह की बात की जा रही है। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट आप ये क्यों बोल रहे हैं और इसके रीजंस क्या है और किस तरीके से हम ये प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। यू शुड बी नोइंग अबाउट इट। ये एज सच इट्स नॉट ए डायनामिक टॉपिक नहीं होता। बैलेंस ऑफ पेमेंट आपके इंडियन इकोनॉमी के सिलेबस में ही है। इसके ऊपर क्वेश्चन बहुत बार बने हैं, रीर नीर और व्हाट आर द इनविजिबल कंपोनेंट, विजिबल कंपोनेंट। तो बहुत सारे क्वेश्चंस प्रीलिम्स में इसमें आते हैं और मेंस के लिए एक क्वेश्चन हमेशा आता है, करंट अकाउंट डेफिसिट का मतलब क्या है और किस तरीके से सॉल्व करें, उस हिसाब से एक क्वेश्चन आता है। तो अभी थोड़ा बहुत उसका एक्सटेंशन है, ये टॉपिक भी करंट अकाउंट डेफिसिट से ही रिलेटेड है। बिकॉज अगर आप एक्सटर्नल सेक्टर पढ़ते हैं, इंडिया के ट्रांजैक्शंस विद अदर कंट्रीज और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से अगर आप पढ़ते हैं, तो करंट अकाउंट डेफिसिट पे ही हम ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट करते हैं और उसमें ही हमें मॉडिफिकेशंस करना होगा, उसमें ही हमें इशू ज़्यादा होते हैं एंड क्वेश्चंस भी वहाँ से ही आते हैं। सो दिस पर्टिकुलर टॉपिक आज जो भी हम डिस्कस कर रहे हैं, ये मॉडल क्वेश्चन एंड आंसर है। अगर बैलेंस ऑफ पेमेंट का क्वेश्चन एग्जाम में आता है और इंडिया में किस वजह से बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस देखने को मिल सकती है अगर हम नहीं लेते हैं प्रॉपरली स्टेप्स ओके टू स्टॉप दैट पर्टिकुलर सिचुएशन, तो ये आपको डेफिनेटली पूछेंगे, इश्यूज पूछेंगे, चैलेंजेस पूछेंगे एंड कंक्लूजन तो हमें लिखना ही है, राइट। तो आज हम पढ़ने वाले एक कॉन्सेप्ट मैं आपको बोल दूंगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बहुत लोगों को पता नहीं है, बहुत एस्पिरेंट्स इसमें कंफ्यूज होते हैं। बैलेंस ऑफ पेमेंट तो पढ़ ही लेते हैं, फैक्चुअल डेटा बट्टी कर सकते हैं, बट उसका अंडरलाइन क्यों इतना ये टॉपिक पढ़ा जाता है, क्यों ये टॉपिक के बारे में बात की जाती है। सो दैट ऑल्सो वी आर गोइंग टू डिस्कस इन दिस पर्टिकुलर लेक्चर। उसके बाद में हम पढ़ेंगे मॉडल क्वेश्चन एंड आंसर, इंडिया की सिचुएशन कैसी है, क्या इंडिया के जो भी फॉरेन ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं, आरबीआई के पास जितना भी फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स है, क्या ये सस्टेनेबल है। अगर ये सस्टेनेबल है तो एक्सपर्ट्स क्यों बोल रहे हैं कि हम अनसस्टेनेबल वे में जा रहे हैं। मे बी वी में ऑल्सो कम अक्रॉस ए सिचुएशन लाइक श्रीलंका। रीजंस लीडिंग टू बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस के बारे में पढ़े में, ये अगर सिचुएशन अनसस्टेनेबल और श्रीलंका के जैसा होने जा रहा है, ये क्यों होने जा रहा है, उसके हम रीजंस पढ़ेंगे। एम्पेरिकल एविडेंसेस का मतलब है जो भी डेटा रिकॉर्डेड है, वो डेटा से जो भी एनालिसिस मिली है आरबीआई की, उसके ऊपर क्या है टिप्पणी, इन्फ्लुएंस क्या है, वो भी हम पढ़ेंगे। वोलेटिलिटी और डिप्रिसिएशन दो अलग अलग वर्ड है। इंडिया को ज्यादा क्या इफेक्ट करता है, वोलेटिलिटी इन एक्सचेंज रेट्स और डिप्रिसिएशन इन एक्सचेंज रेट। तो इसके बारे में हम थोड़ा बहुत लाइट डालेंगे इसके ऊपर भी। देन वे फॉरवर्ड तो देना है अपने एग्जाम में, कंक्लूजन करना ही है। लेट अस स्टार्ट अवर आंसर विद अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, दैट इज बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस। सो ये एडिटोरियल आया था दी हिंदू न्यूज़पेपर में, कल आया था, आरबी हेडेड फॉर एक्सटर्नल सेक्टर क्राइसिस। ओके, एक्सटर्नल सेक्टर क्राइसिस पे इंडिया इज मूविंग इन दैट डायरेक्शन। क्या है, इज इट रियल, इज इट द फैक्ट। ओके, लेट अस एनालाइज इट। सोचिए, यहाँ पे आपका एक घर है, ओके सॉरी, आपकी एक फैक्ट्री है, तो ये फैक्ट्री से ही आपका घर चल रहा है। योर होम इज रनिंग ऑन दिस फैक्ट्री, मीन्स आप जो भी कमाते हैं फैक्ट्री से, तो जो भी कमाते हैं तो आप क्या करेंगे, जो भी प्रॉफिट आता तो आप घर चलाएंगे, ठीक है। आपके फैक्ट्री में आप क्या कर रहे हैं, 100 जलेबीज बेच रहे हैं। ओके, यू आर सेलिंग हाउ मेनी जलेबीज, 100 जलेबीज बेच रहे हैं, बट 100 जलेबीज की वैल्यू लेट सपोज 100 रुपए है। 100 जलेबीज की वैल्यू कितनी है, 100 रुपए है। अच्छे से सुनिए आप, ओके। बट आप जो इंपोर्ट कर रहे हैं, ऑयल इंपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है, आटा इंपोर्ट कर रहे हैं, लेबर की सर्विसेज जो इंपोर्ट कर रहे हैं ना, इसमें आपके जा रहे हैं 150 रुपए। तो आप बेच कम रहे हैं बट खरीद ज्यादा रहे हैं, तो आप -50 में हैं। आप कितने में है, -50 में है। चलो ये सिचुएशन है जून, समझो ये सिचुएशन है मई 2022 में ऐसा हुआ था, ठीक है, फाइन। तो आप क्या करें, उसके बाद में आपके पास -50 हो गया है, तो आप मई के महीने के बाद में जून के मंथ में आए, आपके पास चाहिए, आप -50 में हैं, आप किस में, -50 में, आपको ये 50 रुपये चाहिए। तो आपने क्या किया है, अपने बैंक के पास जाके ये 50 रुपीज़ आप बैंक से ले लिए हैं। तो आप फिर क्या करें, 100 रुपये की जलेबीज बेचे, ठीक है, तो आपके पास 50 रुपये ऑलरेडी थे, और ये 50 रुपये से फिर आप क्या करें, 100 रुपये की खरीदारी करें। सो पूरी मिला के 150 रुपीज़ की फिर से खरीदारी करें। बेचे कितना, 100 रुपये, बट आप कितना करें,
खरीदना कितना करें 150 रुपीज़ का, तो यहाँ पे भी ऐसा डेफिसिट हुआ। बट आप देखिए यहाँ पे ये दो सिचुएशन है, सेम टू सेम सिचुएशन है। मैं सिचुएशन इसलिए आपको 2 बार दिया, सेम टू सेम है। ओके, बोलने का मतलब यहाँ पे एक ही है, 100 रुपये का आपको वैल्यू ऑफ मनी आई, बट आप खरीदे 150 का, तो आपके पास पैसे कितने कम पड़े, 105 माइनस 50। दूसरे महीने में भी आपका यही हाल हुआ था। नाउ यहाँ पे गौर करने की बात है, तो 2 महीने में भी क्या हुआ, आप एक्सपोर्ट कम करें, बेचे कम, इंपोर्ट ज़्यादा करें, राइट और रॉन्ग। अगर हम इसको बड़े इंडिया के सिनेरियो में देखते हैं तो आप एक्सपोर्ट कम करें, इंपोर्ट ज़्यादा करें। एक्सपोर्ट की वैल्यू कम है, इंपोर्ट की वैल्यू ज़्यादा है, मीन्स आप सेलिंग वैल्यू कम है, ओके, बाइंग वैल्यू ज़्यादा है, ठीक है। इस सिचुएशन में आपको क्या करना पड़ा, ओके, टू रन योर बिजनेस आपको बैंक से लोन लेना पड़ा, ठीक है, क्योंकि आपको फिर आप 100 रुपये का बेचे, आपको आए 100 रुपये ना, आप जब बेचेंगे 100 रुपये का आपको आए 100 रुपये, बट आपका कॉस्ट ऑफ ऑपरेशन कितना है, ऑयल खरीदने में, आटा खरीदने में, लैंड के रेंट देने में, लेबर की सर्विस लेने में आपका खर्चा कितना है, 150 रुपये है। तो आप 100 रुपये की जलेबी बेचने के बाद आपको आए कितने, 100 रुपये ही आए, और 50 रुपये आपको कम आ गए, तो आप बैंक के पास जाके 50 रुपये उनके पास से लिए, ठीक है। तो आप फिर 150 रुपीज़ की सर्विस लिए, ओके, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन 150 रुपीज़ है, तो आप फिर 100 रुपये ही कमाए, फिर 100 रुपये ही कमाए। ये 100 रुपये में अभी आप देखिए गेम यहाँ पे ही चेंज होता है। ये 100 रुपये में आपको 5 रुपये देना पड़ेगा बैंक वाले को, जहाँ से आप 50 रुपये का लोन लिए थे, वहाँ पे आपको 5 रुपये इंटरेस्ट भरना पड़ेगा। तो आपकी जो भी आप 100 रुपये से जो भी खरीदे थे, ओके, जो भी आप 100 रुपये के जो जलेबी बेचे थे, एक्चुअल अमाउंट आपका कितना हो गया, 95 हो गया। एक्चुअल अमाउंट कितना हो गया, 95 हो गया। नाउ और एक महीने में, जुलाई में, फिर आप 100 रुपये का बेचे, ओके, फिर आप 100 रुपये का बेचे, फिर 150 रुपीज़ की खरीदारी करें, इतना सेल करें, इतना बाई करें, यहाँ पे भी -50 है। तो आप फिर एक लोन लिए, फिर आप लोन लेने के बाद में फिर आप क्या करें, फिर आप पूरे सर्विसेज परचेज करें, बट आपकी एक्सपोर्ट फिर 100 रुपये है। 100 रुपये में से 5 रुपये पहले के लोन में गए और 5 रुपये दूसरे 50 रुपये के लोन में गए, तो आपकी एक्चुअल इनकम होगी 90 रुपीज़। आपकी एक्चुअल इनकम कितनी होगी, 90 रुपीज़। इस तरीके से एक दिन ऐसा आएगा, आप जितना कमा रहे हैं वो पूरा पैसा इंटरेस्ट में ही चला जाएगा। अगर इस तरीके से अगर आप स्लोली इंटरेस्ट में, जो 100 रुपये से आपका घर चल रहा था वो अब 95 रुपीज़ में चलेगा, तो आप कम आइटम लेके आएंगे, 90 रुपीज़ में चलेगा तो आप और कम आइटम लेके आएंगे, क्योंकि ये जो एक्सेस मनी आप जो डेफिसिट हो रहा था आपको, वो डेफिसिट आप क्या कर रहे हैं, वो लोन लेके वहां पे इंटरेस्ट बन रहे हैं। तो स्लोली का ऐसा सिचुएशन आएगा, आपके पास घर चलाने के पैसे नहीं होंगे, आप घर के जरूरतें पूरे नहीं कर सकेंगे। ओके, इंडिया में भी यही सिचुएशन ऐसा देखा जाने वाला है। इंडिया जितना भी एक्सपोर्ट कर रहा है उससे ज्यादा पैसों का इंपोर्ट कर रहा है। इंपोर्ट करने से क्या है, इंडिया के पास जो भी फॉरेन एक्सचेंज है, जो भी इंडिया के पास डॉलर्स एक्सेट्रा जो भी है, तो वो ज्यादा से ज्यादा हम मांग रहे हैं, यहाँ के लोग मांगे रहे हैं आरबीआई की और डॉलर दो, तो हम डॉलर लेते जा रहे हैं। अगर हम डॉलर की डिमांड बढ़ाएंगे, जो डॉलर इश्यू करने वाला है उसका प्राइस बढ़ा दे रहा, उसका प्राइस जो $1 60 रुपए में मिलने का, अब $1 अपने को मिलेगा 70 रुपए में, क्योंकि हम वो डिमांड करते जा रहे हैं, बिकॉज डिमांड एंड सप्लाई पे ही प्राइस राइज होता है। ठीक है, तो आरबीआई के पास हम बात को जा रहे हैं और बोल रहे हैं कि डॉलर दीजिए, तो आरबीआई डॉलर देते जा रहा है, फिर आरबीआई डॉलर खरीदते भी जा रहा है। तो उस वजह से क्या हो रहा है, रुपी बहुत डिप्रिशिएट भी हो रहा है। क्या हो रहा है, डिप्रिशिएट। इससे क्या हो गया, पहले जो 60 रुपए में आने की चीज थी अब 70 रुपए में आने वाली है। तो इसका मतलब क्या होगा, इन्फ्लेशन होगा कंट्री में, होगा नहीं होगा, इन्फ्लेशन होगा। क्योंकि पहले जो 60 रुपए में खरीदते थे, ओके लेट्स सपोज राइस 60 रुपए में खरीदते थे, अब यही लोग अपने लोग जो इंपोर्ट कर रहे हैं, राइस खरीदना बोल तो इंपोर्ट ही करना ना, खरीद रहे किसी से बोल तो इंपोर्ट ही करे, तो अब वो 70 रुपए में, तो 60 रुपए की चीज वो 70 रुपए में बेचेंगे, तो इंडिया में इन्फ्लेशन होगा नहीं होगा, राइट और रॉन्ग, यस। जो इंपोर्ट कर रहे हैं उनको इन्फ्लेशन महसूस होगा। ओके, जो 60 रुपए में आने की चीज थी अभी हमें कितने मिल रही है, 70 रुपए मिल रही है। और जो एक्सपोर्ट कर रहे हैं उनको फायदा होगा, क्योंकि वो पहले 60 रुपए में बेच रहे थे, अब उनको ज्यादा पैसा आएगा, 70 रुपए में आएगा, ज्यादा पैसा आएगा 70 रुपए में आएगा। मगर देखिए अब समझिए कि ये दो तो सिचुएशन सेम है। अभी यहाँ पे सिचुएशन सेम हो गए तो सिचुएशन ब्रेक इवन पे भी आना चाहिए, इक्वली भी आना चाहिए, राइट और रॉन्ग। क्योंकि जब इंपोर्टर्स 60 रुपए में जो खरीद रहे थे अभी वो 70 रुपए में खरीद रहे, एक्सपोर्टर्स को 60 रुपए में जो बेच रहे थे अभी वो 70 रुपए में बेच रहे, तो ये इक्वली हो जाना चाहिए वन पॉइंट ऑफ टाइम। मगर ऐसा नहीं है, क्योंकि जो इंपोर्ट के यूनिट्स है
और जो एक्सपोर्ट के यूनिट्स है उसमें बहुत सारा डेफिसिट है, बहुत सारा गैप है। मींस हम इंपोर्ट ज्यादा कर रहे हैं, हम एक्सपोर्ट बहुत कम कर रहे हैं। इससे क्या होगा, ऑब्वियसली ओके, डिमांड ऑब्वियसली रुपी की जो स्टेबलाइजेशन होनी चाहिए थी डॉलर से वो नहीं होगी, और रुपी डॉलर के सामने रुपी गिरते जाएगा लाइक दैट। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो बेसिकली दो भी सिचुएशन, अगर सेम यूनिट सेम वैल्यू के यूनिट्स होते थे तो प्राइस स्टेबिलिटी हमेशा रहती थी, बट सेम वैल्यू के नहीं होते और सेम नंबर ऑफ भी नहीं होते ना। हम ज्यादातर इंपोर्ट करते हैं अपने लिए, ज्यादा इंपोर्ट करें तो फिर ज्यादा हम डिमांड करेंगे, एक्सपोर्ट हम कम करेंगे तो लोग कम रुपी पूछेंगे, राइट और रॉन्ग, बट इंपोर्ट हम ज्यादा करेंगे तो हम ज्यादा डॉलर पूछेंगे। तो ये जो इम्बैलेंस होता है, ये इम्बैलेंस की वजह से डिप्रिशिएशन, वैल्यू फॉल इन द वैल्यू ऑफ करेंसी इज कॉल्ड एज डिप्रिशिएशन, फॉल इन द वैल्यू ऑफ करेंसी इज कॉल्ड एज व्हाट, डिप्रिसिएशन। ठीक है, तो इसलिए एक दिन ऐसा आएगा फिर इतना बढ़ जाएगा, ओके, इंडिया में आप 100 रुपए भी लेके जाओ, 1000 रुपए भी लेके जाओ, आपको 1 किलो चावल मिलने की भी मुसीबत आ जाएगी। 1000 रुपए भी आप लेके जाओ, 1 लीटर पेट्रोल मिलना भी थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि जब आप डिमांड कर रहे हैं तो ऑटोमेटिकली डॉलर क्या हो जाएगा, रुपी और डॉलर, ओके, $1 60 रुपीज जाएगा, 200 हो जाएगा, 500 हो जाएगा, 1000 हो जाएगा। तो और यहाँ ये नथिंग बट व्हाट, इन्फ्लेशन होते जाएगा पेट्रोल में मैक्सिमम, और पेट्रोल के वजह से ही ट्रांसपोर्टेशन पूरा सेक्टर चलता है। गुड्स यहां से वहां, कंज्यूमर से प्रोड्यूसर, प्रोड्यूसर से कंज्यूमर जाते हैं गुड्स, ओके, तो उनके ऊपर इफेक्ट होगा। अगर लॉजिस्टिक का कॉस्ट बढ़ जाएगा तो ऑटोमेटिकली जो भी सर्विस टैक्स है वो इनडायरेक्ट टैक्स के अंदर आता है, जीएसटी इनडायरेक्ट टैक्स के अंदर आता है। वो इनडायरेक्ट टैक्स पूरा कौन बेयर करते हैं, दे आर ऑल बोर बाई व्हाट, कंज्यूमर, तो वो हम बोर करते हैं। तो जहां पे भी जो भी इंक्रीज होगा वो हमारे पर रिफ्लेक्ट होगा, और हमारी आमदनी तो फिक्स है। जैसा कि मैं आप पढ़ा रहा हूं आपसे, तो मेरी तो फिक्स है सैलरी। जैसे कि आपके घर में कोई टीचर है, घर में कोई आईटी में काम कर, उनकी सैलरी तो फिक्स है। तो जब ये फिक्स सैलरी हमारे पास होती है और प्राइसेस इस तरीके से बढ़ते जाते हैं, तो अब हम हमारे खाना कम करेंगे, हमारे खरीदने की क्षमता कम करेंगे। अगर हम कम करेंगे तो बेसिकली क्या होगा, डिमांड कम होगी। डिमांड कम होगा तो इन्वेस्टर्स क्या करेंगे, नया एक्सपेंशन, नए कंपनीज नहीं लगाएंगे, नए यूनिट्स नहीं लगाएंगे। अगर नए यूनिट्स नहीं लगाए तो फिर एम्प्लॉयमेंट किस तरीके हम नहीं दे पाएंगे, तो अनएम्प्लॉयमेंट इंक्रीज होगा। अनएम्प्लॉयमेंट जब निकलता है तो ही पॉवर्टी डिक्रीज होता है, क्योंकि किसी को रोजगार दो उसका घर चल जाएगा, राइट। अगर हम उसको रोजगार नहीं देंगे, पैसे नहीं देंगे, तो वो पॉवर्टी लाइन में रहेगा, पॉवर्टी हो गया। तो अनएम्प्लॉयमेंट कम होने से ऑटोमेटिकली पॉवर्टी लेवल भी, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ने से ऑटोमेटिकली पॉवर्टी लेवल भी बढ़ जाते हैं। ओके, तो ये जो बैलेंस ऑफ पेमेंट की वजह से जो फिक्सर्स इतनी बड़ी जो साइकिल चलती है विच इज एनी हाउ नॉट गुड, यही साइकिल अपने को देखने मिल रही है श्रीलंका में। दिस इज व्हाट वी आर सीइंग इन द श्रीलंका। ठीक है, राइट। तो ये पूरा कॉन्सेप्चुअल नॉलेज था। दैट इज व्हाट आई से दैट करंट अकाउंट डेफिसिट बैड है। करंट अकाउंट डेफिसिट का मतलब है मर्केंटाइज, एक्सपोर्ट्स एंड इंपोर्ट्स, इन दोनों के ऊपर ही आधार होता है इन करंट अकाउंट डेफिसिट का। नाउ लेट अस सी इंडियाज एक्सटर्नल सेक्टर इज पॉइज्ड टू टेक ए यूटर्न। यूटर्न इसलिए बोल रहे हैं कि अच्छे से हम सस्टेनेबल में थे। सस्टेनेबल मीन्स $1 अच्छे से 70 ऐसा चल रहा था, प्रॉब्लम नहीं था। अब ये यूटर्न लेने वाला है, मीन्स बहुत गिरने वाला है। ओके, ये सिचुएशन जो अच्छी सिचुएशन है ये खराब होने वाली है। हम ऑप्टिमिस्टिक थे, सस्टेनेबल करंट अकाउंट डेफिसिट था, और अच्छे से पैसे भी आते थे बाहर से। तो बाहर से पैसे आते थे, इंडिया में इन्वेस्ट करते थे, तो उससे भी अपना बैलेंस होता था। अगर रुपी और डॉलर का बैलेंस होता था फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की वजह से। बट अभी जो सिचुएशन दिख रहा है वो अनसस्टेनेबल लेवल्स ऑफ कैड में जाने के चांसेस है, क्योंकि कैपिटल इन्फ्लोज क्या हो गए। जो लोग इंडिया में इन्वेस्ट करते थे, जो डॉलर से इन्वेस्ट करते थे, आरबीआई को पूछते थे आप रुपी दो, आप रुपी, तो हम आपको डॉलर देंगे। तो हम बोलेंगे नहीं हम रुपी $1 60 रुपये नहीं, हम $1 50 रुपये में देंगे। तो वो ज़्यादा पूछेंगे, तो ज़्यादा डिमांड करेंगे, तो हम अपनी रुपी को और स्ट्रेंथ करेंगे ना, और बढ़ाएंगे। ठीक है, तो एक्सचेंज रेट उसका कम करते रहेंगे। मगर क्या हो गया, नेट कैपिटल इन्फ्लोज भी कम हो गए। ओके, इस वजह से हमारे ओवरऑल बैलेंस ऑफ पेमेंट में क्या आ गया, डेफिसिट आ गया। मींस एक्सपोर्ट और इंपोर्ट में बहुत बड़ा डेफिसिट आ गया। ठीक है, राइट। द प्रेशर ऑन रुपी होने के वजह से जो आरबीआई के पास जो फॉरेन रिजर्व्स है वो कम होते जा रहे हैं। जनरली ऐसा होता है, आरबीआई के पास बहुत एक बड़ा कमरा होता है
इन द सेंस इस तरीके से आप समझिए, उन यहाँ पे डॉलर रहेंगे, मैक्सिमम डॉलर का चंक रहेगा, ये पूरे डॉलर है, युआन रहेंगे, येन रहेंगे, पाउंड रहेंगे, ये सब रहेंगे, रेनबी सब रहेंगे। तो इनके पास अगर इंडिया में किसी को कुछ खरीदना है तो आरबीआई के पास से एक्सचेंज करके हम खरीद सकते हैं वो कंट्री में, क्योंकि जो कंट्री का करेंसी है वो कंट्री में वही चलेगा ना। तो एवरी सेंट्रल बैंक, हर कंट्री की सेंट्रल बैंक के पास अलग अलग देश के इंपॉर्टेंट देश के करेंसी उनके पास रहते हैं। अगर आपने कुछ भी खरीदना है, अगर वहाँ पे जाना है, जैसे कि मुझे अब दुबई जाना है या लंदन जाना है, तो मुझे चाहिए क्या, मुझे चाहिए पाउंड्स चाहिए। अगर मुझे लंदन जाना है तो ये पाउंड्स मुझे कौन देगा, क्या मैं लंदन जाके लेके आऊँ पाउंड्स, ऐसा तो नहीं होगा ना। तो हर सेंट्रल बैंक अलग अलग देश के करेंसीज मेंटेन करता है, ठीक है, फाइन। और रुपी की वैल्यू अगर इस तरीके से $1 60 फिर $1 70 ऐसा होते गया तो जो भी अपने करेंसी है, अपनी करेंसी फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स और जाते जा रहे, ओके, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व चले जाते जा रहे। क्यों जाते जा रहे, यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट थिंग आप समझिए, ओके। कैसा होता आप याद रखिए, ये आरबीआई क्या करता, अगर इंडियंस, बहुत सारे इंडियंस को चाहिए डॉलर, ओके, डॉलर की रेट होगी मार्केट में $1 60 चल रही है। तो ये 60 रुपये क्यों चल रही है, क्योंकि ये 70 रुपये थी, फिर भी ये 75 रुपीज़ थी, फिर भी 60 रुपये चल रही है। क्यों चल रही है मालूम, आरबीआई क्या कर रहा है, अपने को डिस्काउंट करके डॉलर दे रहा है। एक्चुअली आरबीआई के हिसाब से $1 70 है, बट आरबीआई अपने को लागू दे रहा है $1 60 से दे रहा है। क्यों दे रहा है, इस तरीके से क्यों दे रहा है, आरबीआई क्या कर रहा है, वो जो उनके पास है सो रिजर्व्स है ना आरबीआई के पास, वो रिजर्व्स यूज करते हुआ अपने को वो लॉस, आरबीआई लॉस बेयर करते हुआ डिस्काउंट करके अपने को डॉलर और रुपये की जो भी वॉलेटिलिटी है, कम ज़्यादा होने की वॉलेटिलिटी थोड़ा बहुत प्रॉपर कर रहा है आरबीआई। तो अगर इस तरीके से आरबीआई लॉस बेयर करते गया तो क्या होगा, जो भी फॉरेन रिजर्व्स है आरबीआई के पास पूरे चले जाएंगे, कुछ भी नहीं बचेगा। रीजंस क्या है आपको तो पता है, एक तो वार हो रही है यूरोप में, और बाहर से पैसा इंडिया में आना कम हो गया है, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट भी पैसा आना कम हो गया है, वहाँ पे हाई इंटरेस्ट रेट्स चल रहे हैं यूएस में, तो वहाँ चले जा रहे हैं। यूएस में क्या है, अगर 100 रुपये दिए तो वो लोग 20 रुपये दे रहे इंटरेस्ट रेट, तो इंडिया में 100 रुपये दिए, कोई 100 रुपये डिपॉजिट करा तो 20 रुपये नहीं मिल रहे, 5 रुपये 7 रुपये मिल रहे। तो अपना इंटरेस्ट रेट कॉम्पिटिटिव नहीं है। यूएस में इंटरेस्ट रेट बहुत कॉम्पिटिटिव है, वहाँ पे आप 1 लाख डालेंगे तो आपको 1,15,000 मिलेगा सालाना, अगर 10 लाख डालेंगे तो आपको 1,50,000 मिलेंगे। तो इंडिया में हाई इंटरेस्ट रेट नहीं चल रहा है, कम दे रहे हैं, इसलिए लोग यूएस में ज़्यादा जा रहे हैं। और यूएस की डॉलर स्ट्रेंथन हो रही है, मतलब क्या, एक्सपोर्ट हम ज़्यादा कर रहे हैं, एक्सपोर्ट हम कम कर रहे हैं, इंपोर्ट ज़्यादा कर रहे हैं। इस वजह से और भी इकोनॉमी में प्रॉब्लम्स आने के चांसेस है। और आपको तो पता है अनप्रेसिडेंटेड इंक्रीज इन व्हाट, क्रूड ऑयल प्राइसेस। क्रूड ऑयल प्राइसेस बढ़ने की वजह से भी रुपये और डॉलर में बहुत सारा तनाव आ गया है। ओके, रुपये की वैल्यू गिरते जा रही है, ऑलमोस्ट 80 तक पहुंच गई। ओके, आप यहाँ पे देखिए पूरा ट्रेड डेफिसिट, कितना हम एक्सपोर्ट करें, कितना हम इंपोर्ट करें, अगर हम डेफिसिट देखें तो 70 बिलियन का डेफिसिट है। कितना डेफिसिट है, 70 बिलियन का डेफिसिट है, विथ 22% इंक्रीज इन एक्सपोर्ट्स एंड 47% इंक्रीज इन इंपोर्ट्स। देखो एक्सपोर्ट्स हम कितने कर रहे हैं, 22%, बट देखो ये पूरा डेफिसिट, ये जो भी डेफिसिट है ना, ये जो भी पैसा है इसमें क्या है, एक्सपोर्ट कितना है 22%, इंपोर्ट कितना है 47%। तो आप समझिए कि एक्सपोर्ट कम है अपना, इंपोर्ट ज़्यादा है। अगर इंपोर्ट ज़्यादा है तो हम क्या करेंगे, डॉलर को बहुत पूछेंगे, डॉलर चाहिए बिकॉज हमें खरीदना है लाइक दैट। सो उस हिसाब से क्या होगा, पूरे इकोनॉमी में इन्फ्लेशन देखने को मिल सकता है। ओके, क्रूड ऑयल के जो प्राइसेस थे, ये यूक्रेन की वार नहीं होने से पहले, 2020 से पहले, कोविड से पहले, जो क्रूड ऑयल के प्राइसेस थे जस्ट 32% इंक्रीज हुए थे, बट अब वो जूम्ड हो गए, जूम बोल इतने बड़े हो गए, 94% इंक्रीज हो गए। मीन्स क्रूड ऑयल के जो प्राइसेस है, जो 60 रुपये बैरल मिलता था ऑयल, अभी 120 रुपये बैरल मिल रहा है। तो ऑब्वियसली पेट्रोल के प्राइसेस भी बढ़ गए हैं। तो बेसिकली इकोनॉमी को हार्म होना का मतलब है प्रोड्यूसर को भी हार्म होना, इन्वेस्टर को भी हार्म होना, कंज्यूमर को भी हार्म होना, ट्रेडर को भी हार्म होना, आम आदमी को भी हार्म होना। जब हम बोलेंगे कैसा हार्म होना, उनकी सस्टेनेंस में प्रॉब्लम आ जाए, उनकी सर्वाइवल में प्रॉब्लम आ जाए, उनकी कमाने की शक्ति में प्रॉब्लम आ जाए, तो इसको बोलते हैं हम इकोनॉमिक क्राइसिस, राइट। अगर आप देखते हैं, देखो एक्सपोर्ट्स हम 2021-22 में एक्सपोर्ट्स हम 13% करें। ओके, ये तो बड़े एक्चुअल टर्म में हम एक्सपोर्ट ये साल 15% करें, बट इंपोर्ट देखिए, इंपोर्ट 19.2% इंपोर्ट करते थे, ये 22 पॉइंट। तो इंपोर्ट ज़्यादा है अपने, एक्सपोर्ट कम है।
ऑयल इंपोर्ट्स देखिए 5% ऑयल करते थे, ओके ये साल अपन 6.8 7% कर रहे हैं। ट्रेड डेफिसिट 5.9% था, 7.5% हो गया। नेट कैपिटल इनफ्लोस 86.3% थे, ये हो गए 80%, ये हो गया व्हाट 80%, ठीक है। करंट अकाउंट डेफिसिट फॉर 2022 to 2023 is estimated at 3.2% ऑफ जीडीपी। ये सस्टेनेबल नहीं है। इस तरीके के जीडीपी से क्या होगा, इकोनॉमी में बहुत ज्यादा हार्म हो जाएगा। ओके सो रिमेंबर दिस पॉइंट। तो आप यहाँ पे देखें 2021 में जो हमारे इंडिकेटर्स थे, जिस तरीके से हम परफॉर्म करे थे, वो हमारे 2022 के ईयर में ये पूरे ज्यादा हो गए। ज्यादा होने का मतलब है ये बहुत सारा इकोनॉमी पे बर्डन पड़ रहा है, ठीक है, इकोनॉमी पे बर्डन पड़ रहा है। ओवरऑल हम देखेंगे करंट अकाउंट डेफिसिट में 3.2% ऑफ जीडीपी है। ओके दिस इंडिकेट दैट ओवरऑल बैलेंस ऑफ पेमेंट इज $30 बिलियन है अपना। कितना डॉलर है? ट्रू सेंस में $30 बिलियन है। ऐसा सिचुएशन कभी नहीं आया था इंडिया में कि इतना बड़ा ट्रेड डेफिसिट अपने को कभी नहीं हुआ था। एक बार हुआ था 2008 और 9 में, जब भी मनमोहन सिंह साहब जो फाइनेंस मिनिस्टर थे तो बहुत अच्छे से कंट्रोल करे थे वो इन्फ्लेशन, और ये जो ट्रेड डेफिसिट $20 बिलियन के अंदर ही रखे थे। बट हमारा अभी जो ट्रेड डेफिसिट है $30 बिलियन है, ये सही नहीं है, ये सही नहीं है। ओके दिस पर्टिकुलर फिगर विल ओनली शो दैट हम एक क्राइसिस की ओर बढ़ रहे हैं। अकॉर्डिंग टू आरबीआई की इंपेरिकल स्टडी के हिसाब से ओके ग्रोथ कम हो जाती है एक कंट्री में। कब कम हो जाती है? जब करंट अकाउंट डेफिसिट और जीडीपी का रेशियो बियॉन्ड 2.3% चले जाता है। जो डेफिसिट 2.3% से ज्यादा होता है विथ रिस्पेक्ट टू जीडीपी, मीन जीडीपी की जितनी भी वैल्यू है, अगर वो वैल्यू के 2.3% वैल्यू के अंदर हम होते हैं, ओके जीडीपी की वैल्यू 100 है समझो, और डेफिसिट 100 रुपए है जीडीपी की वैल्यू, या आप समझे कि जीडीपी की वैल्यू 100 करोड़ है और डेफिसिट 2 करोड़ 30 लाख से। तो इस तरीके से अगर इस तरीके का होता है ओके रिलेशन, तो कोई बात नहीं। अगर ये 2.4 करोड़ 2.5 करोड़ 3 करोड़ ऐसा अगर होता है तो ये अनसस्टेनेबल कहलाया जाएगा। तो हमारा ओवरऑल कितना है? ओवरऑल 3.2 है। आरबीआई कितना बोल रही है, कितना रहना बोल के बोल रही है? 2.3%। तो अपना है 1% बढ़ के है, ओके विच इज गोइंग टू क्रिएट व्हाट, ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा? पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट इंक्रीज हो जाएगा। डिक्रीज इन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स, आरबीआई के पैसे बहुत चले जाएंगे, रिजर्व्स पूरे चले जाएंगे, वोलेटिलिटी हो जाएगी कंट्री में, और इन्फ्लेशन होगा। कभी ज्यादा कभी कम, कभी ज्यादा कभी कम। तो ये भरोसा नहीं रहेगा इन्वेस्टर को कभी भी इन्वेस्ट करने में कि डॉलर को क्या होगा, गिरेगा या उठेगा, गिरेगा होगा, उससे वो इन्वेस्टमेंट भी नहीं करेंगे। इन्वेस्टमेंट अगर नहीं करेंगे तो अनएम्प्लॉयमेंट कैसा निकालेंगे, पॉवर्टी किस तरीके से कम करेंगे, वहां पे प्रॉब्लम आ जाता। ओके अगर ये डिक्लाइन पर्टिनेंट, ये डिक्लाइन इसलिए भी हो रही है, एज आई हैव टोल्ड यू, पहले ही बोल दिया था मैं लेक्चर में, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स कम क्यों हो रहे हैं? कम इसलिए हो रहे हैं कि आरबीआई लॉस बेयर कर रही है। आरबीआई लॉस बेयर करके इंडियंस को $1.70 ही दे रही है। एक्चुअली $1 मार्केट में 80 है, तो आरबीआई बेयर करते हुआ। तो दिस इज व्हाट आरबीआई, this decline in reserves is pertinent. It is correlated to from the angle of RBI. RBI का इंटरवेंशन है फॉरेक्स मार्केट में टू अरेस्ट द रूपी डिक्लाइन। रूपी को वीक करने से बचाने के लिए आरबीआई क्या कर रही है? उनके जो रिजर्व्स है वो बफर स्टॉक में यूज कर रही है, यूज करके अपने को बचा रही है इन्फ्लेशन से। ठीक है, अभी क्वेश्चन है, क्या आरबीआई के वजह से जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स कम हो रहे हैं, ओके और पूरे पैसे हो ही गए, तो फिर आरबीआई खरीदेगा कैसा? श्रीलंका में यही तो हुआ। श्रीलंका के बैंक के पास फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स ही नहीं है, उनके पास फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स नहीं है, तो फिर वो कैसा खरीदेंगे? राइट, ऑयल कैसा इंपोर्ट करेंगे, राइस कैसा इंपोर्ट करेंगे? इस तरीके से अगर आरबीआई के पास पैसे पूरे नहीं रहे, अगर आरबीआई इस तरीके से ही रुपये की वैल्यू बचाने के वास्ते, इन्फ्लेशन इंडिया में नहीं आने के वास्ते आरबीआई उनका खजाना पूरा देते गया, लॉस में देते गया, तो हम तो वो क्राइसिस में चले जाएंगे। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट हम उसको अरेस्ट करें, ये प्रॉब्लम को कंटेन करें। अब तो क्वेश्चन क्या है, वॉलेटिलिटी इंडिया को ज्यादा हार्म है या डिप्रिसिएशन ज्यादा हार्म है? तो ये मालूम हुआ एम्पिरिकल, आरबीआई के एम्पिरिकल एविडेंस से, डेटा से ये मालूम हुआ, डेटा एनालिसिस से, कि वॉलेटिलिटी से ज्यादा हार्म होता है इंडिया को, ना कि डिप्रिसिएशन से। अगर 10% इंक्रीज हो जाती है वॉलेटिलिटी, ओके इट डिक्रीज एक्सपोर्ट अर्निंग 1.6% डिक्रीज हो जाती है। ओके अगर 10% वॉलेटिलिटी मीन्स अगर रुपी और डॉलर की वैल्यू 10% बढ़ती है, इसका मतलब है एक्सपोर्ट की अर्निंग कम हो जाती है 1.6%। अगर 10% इंक्रीज इन वॉलेटिलिटी होती है, प्रॉफिट डिक्रीज बाई 3%। इंडिया के जो प्रोड्यूसर है उनके प्रॉफिट 3%
डिक्रीज हो जाएगी। अगर 10% डिप्रिसिएशन होता है, 10% डिक्रीज इन इंडियन रुपी अगेंस्ट यूएस डॉलर, देन डिक्रीज प्रॉफिट बाई 21%। 21% देखिए ओके कितना वोलेटिलिटी है डिप्रिसिएशन में। ओके ये 10% इंक्रीज इन वोलेटिलिटी है, डिक्रीजेस प्रॉफिट, whereas 10% depreciation of INR okay against the US dollar decreases profit by 21%. तो RBI says that volatility is more harming than depreciation. okay यहाँ पे अगर 21% प्रॉफिट डिक्रीज होगा, नथिंग बट INR अच्छा करेगा जब यूएसए, तो अपने प्रॉफिट बेसिकली क्या हो जाएंगे, उनके प्रॉफिट डिक्रीज हो जाएंगे। ओके This is explained by the fact that exchange rate movements may affect the cost of borrowing for the firms holding the foreign debt. जो भी कम ज़्यादा होते हैं, ये क्यों होते हैं? कॉस्ट ऑफ बोरिंग आरबीआई को कॉस्ट होता है डॉलर खरीदने के लिए, आरबीआई को इंडिया के रुपी देना पड़ता है, तो ये कॉस्ट है, कितने यूनिट्स में आप कितना एक्सचेंज कर रहे हैं करेंसी। अगर ये कॉस्ट बढ़ते गया तो ऑटोमेटिकली वोलेटिलिटी भी बढ़ते जाएगी, राइट। ओके The depreciation of exchange rate increases the interest payment. Obviously that is very right. अगर मैं किसी से लोन लिया, बाहर से मैं $100 का लोन लिया, $100 के लिए मुझे 1000 रुपये देना है, ठीक है, $100 के लिए मुझे 1000 रुपये देना है, तो अभी चल रहा है $1 60 रुपये चल रहा है। अगर $1 70 रुपये चलेगा, इसका मतलब ये $100 की वैल्यू 2000 हो जाएगी, नहीं हो जाएगी। आई एम जस्ट गिविंग ये ऊपर इन्फॉर्मेशन, ठीक है। तो हमारा जो इंटरेस्ट पेमेंट है वो भी इंक्रीज हो जाएगा और हमारा पैसा भी ज़्यादा चले जाएगा अगर एक्सचेंज रेट इतना वोलेटाइल होते हैं। इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट पोजीशन क्या है? IIP मीन्स इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट पोजीशन, मीन्स इंटरनेशनली इन्वेस्ट जो करने वाले हैं, ओके इंडिया में या अदर कंट्रीज में इन्वेस्ट जो करने वाले हैं, उनका पोजीशन क्या है? वो लोग बोल रहे हैं कि फॉरेन डेब्ट लायबिलिटीज अकाउंटेड फॉर 49%। ओके इट मीन्स हमारे जो इंडियंस जो भी पैसा उठाए हैं बाहर के कंट्री से, वो पूरा पैसा जितना भी है अगर उसको हम मिलाएं तो उनके पूरे उधारी कितनी है? 49.2% है। ओके 49.2% उधारी है। मीन्स अगर एक्सचेंज रेट अगर इस तरीके से हो जाता है तो इंटरेस्ट पेमेंट में पैसा बहुत चले जाएगा दूसरे कंट्रीज को। अगर 100 रुपये में से 10 रुपये दे रहा था पहले मैं, अभी 100 रुपये में से मैं 20 रुपये दे रहा हूँ, 20 रुपये दे रहा हूँ, इसका मतलब क्या है? मेरा प्रॉफिट, ठीक है, अभी मैं एक आपको और क्लियर बोल देता हूँ, ठीक है फाइन। मैं 100 रुपये कमा रहा हूँ, 100 रुपये में से 20 रुपये है मेरा प्रॉफिट, 80 रुपये है मेरा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, लेबर, लैंड, रेंट में चले गया। मैं 100 रुपये कमा रहा हूँ, 20 रुपये मेरा प्रॉफिट है। ये प्रॉफिट में से ही मैं 5 रुपये इंटरेस्ट देता हूँ। ओके ये प्रॉफिट में से 5 रुपये इंटरेस्ट देता हूँ। अगर एक्सचेंज रेट में डिप्रिशिएट होता है, INR ओके इंडियन रुपी वीक हो जाता है और डॉलर की वैल्यू बढ़ जाती है, मीन्स $1 60 रुपये के बजाय अभी $1 70 रुपये में देना पड़ता, तो मैं जो भी लोन उठाया 5 रुपये का, जो भी मैं 5 रुपये जो भी इंटरेस्ट बन रहा हूँ, अभी मैं क्या बनूंगा? ये फिर से ये 20 रुपये मेरे पास आएंगे, 20 रुपीज़ मेरे पास आएंगे, 20 रुपीज़ में मैं 10 रुपये इंटरेस्ट बनूंगा, तो मेरे पास प्रॉफिट्स कम होगा। अगर मेरे पास प्रॉफिट्स कम होगा तो मैं किस तरीके से एक्सपेंशन नहीं कर सकूंगा। अगर मैं एक्सपेंशन नहीं कर सका तो मैं और एम्प्लॉयमेंट नहीं करूंगा, तो मेरा बिजनेस में एक ही जगह पे स्टैग्नेंट रख दूंगा, ठीक है फाइन। वे फॉरवर्ड क्या है? NRI डिपॉजिट्स को गवर्नमेंट बढ़ाना है। बाहर के जो भी अपने जो रिलेटिव फ्रेंड्स बाहर है और वो जो भी डिपॉजिट इंडिया में करते हैं, उनके NRI अकाउंट जो भी खोलते हैं ना, तो उनको थोड़ा रिलैक्सेशन देना है। एग्जेम्पशन फ्रॉम CRR एंड SLR एंड रिलैक्सेशन ऑफ सीलिंग ऑन इंटरेस्ट रेट NRI डिपॉजिट्स पे करना बहुत ज़रूरी है। ECB एक्सटर्नल कमर्शियल बोरिंग्स, ECB बाहर के गवर्नमेंट से या बाहर से पैसा उठाने को बोलते हैं। शुड बी इंक्रीज, लिमिट इंक्रीज करना है 1.5 बिलियन फ्रॉम 750 मिलियन। FPI फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट इन डेप्ट और शॉर्ट टर्म फिक्सेस दैट विल ओनली पोस्टपोन द प्रॉब्लम। फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट अगर इसमें कुछ चेंजेस लाते हैं, ये तो शॉर्ट टर्म है, बट लॉन्ग टर्म में NRI डिपॉजिट मींस नेट कैपिटल इन्फ्लो ज्यादा आना है। बाहर के कंट्रीज FDI, FII, रेमिटेंसेस, इसको बढ़ाने की कोशिश करना बहुत जरूरी है, सो दैट जो भी डॉलर का जो भी खजाना है वो खजाना फिर से भरे। ऑल दिस विल रिजल्ट इन फ्यूलिंग एक्सटर्नल डेप्ट एंड ब्रिंगिंग प्रेशर ऑन वॉट रीपेमेंट एंड एवेंचुअली ऑन करेंसी मूवमेंट। अगर ये सब करते हैं तो अच्छे से हम एक्सटर्नल डेप्ट को फ्यूल कर सकते हैं। फ्यूल का मतलब उसको और जला दे सकते हैं, जलाने का मतलब है कम कर सकते हैं। ओके और इट विल रिड्यूस इट विल ऑल्सो रिड्यूस व्हाट, ब्रिंगिंग प्रेशर ऑन व्हाट, रीपेमेंट। जो इंटरेस्ट पे करना है उसके ऊपर भी प्रेशर कम होगा और हमारी जो करेंसी मूवमेंट है ना, करेंसी मूवमेंट में भी थोड़ी बहुत स्टेबिलिटी
आ जाएगी. दिस इज ऑल अबाउट टुडेज बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस. आई होप दिस इज ऑल अंडरस्टूड यू. इफ यू आर एनी डाउट्स प्लीज राइट इन द कमेंट सेक्शन. आई विल मोर लाइकली टू हेल्प यू. थैंक यू. बाय बाय. टेक केयर.